हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी डी कॉमर्स क्लासेस के अंदर। जैसा कि अपनी जो वीडियो सीरीज चल रही है ये क्लास 11th की अकाउंटेंसी की वीडियो सीरीज चल रही है। पहले से ही इसके 2 वीडियोस हम डाल चुके हैं, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी सीरीज जो कवर कर रही है वो 2024 एंड 25 के सिलेबस को कवर कर रही है। तो इसी क्रम में आज जो हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर्स की जो कि बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको बात करें तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू करेगा आपको क्लास 11th के अंदर और 11th के साथ साथ आपके फंडामेंटल्स की, जिसमें हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे, जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एंट्रीज बनाएंगे, उसके बारे में ये सारी चर्चा आज हम इस चैप्टर्स के इस डे में करेंगे। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले आप अपनी नोट कॉपी लेके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसका नाम है डेबिट एंड क्रेडिट, या आप ये बोल सकते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब कि जो ये टर्म आप देख रहे हो डीआर और सीआर, जिसको हम डीआर में मींस डेबिट और सीआर मींस क्रेडिट है, इसकी सारी की सारी बातें हम इस चैप्टर्स में आज करने वाले हैं। इसलिए ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस को कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी क्लास 11th की अकाउंटेंसी की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमने यहाँ पे भी मेंशन किया है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप बिल्कुल अपना अटेंशन लगा के बैठिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम इस डिटेल इसके अंदर हम आपको बता सकें। अगर हम सबसे पहले इस चैप्टर में बात करें अकाउंट की। अकाउंट क्या होता है, जैसा कि हमारे पहले वीडियो में हमने डिस्कशन कर चुके हैं। अकाउंट जो होता है वो एक स्पेशल, आप ये बोल सकते हो इस तरीके का, ऐसा मान लीजिए कि एक बुक है और इस बुक के अंदर जितने भी आप ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, जितने भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इस बुक का नाम है राम। तो जो भी ट्रांजैक्शन राम से रिलेवेंट है, राम से रिलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आप यहां पे रिकॉर्डेड करोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस बुक की बात करें या हम एक हेड की बात करें जिस हेड का नाम है राम, इस राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी एंट्रियां हैं, वो सब किसी पर्टिकुलर स्पेस पे या पर्टिकुलर एक हेड के अंदर एंटर की जा रही है, राइट डाउन की जा रही है। मतलब रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड, यहां पे राम की बात हो रही है। इसी तरीके से मान लीजिए यहां पे हम शाम की बात करें, हम शाम में एंट्री कर रहे हैं। क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट नहीं है, वो हम अभी आगे आने वाले वीडियो में इसी लेक्चर में हम आपको कवर करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए शाम की बात करें तो यहां पे शाम की बात होगी। इसी तरीके से अगर हम यहां पे परचेस की बात करें तो यहां पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन परचेज से रिलेवेंट होगी। इसी तरीके से हम यहां पे अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन एक सेल्स अकाउंट के अंदर ही होगी। मतलब कि अकाउंट क्या बोल सकते हो, एक हेड है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है जिससे रिलेवेंट है वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह प्रेजेंट की जाती है। और जब ये अकाउंट बनाया जाता है तो इसके अंदर जितने भी इस अकाउंट के इफेक्ट होते हैं और इस इफेक्ट से आपको क्या बैलेंसेस निकल के आ रहा है, सेल्स का क्या बैलेंस निकल के आ रहा है यहां देख पाएंगे, राम का क्या बैलेंस निकल पा रहा है यहां देख पाएंगे, राम का जो रिजल्ट्स है वो किस तरीके का जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, या वो हमसे पैसा लेगा या हमें देगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे पता लग जाती है। तो जब भी अकाउंट की बात हम करेंगे तो उसके अंदर ये आप अपने बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, जो इस अकाउंट है उसका जो फॉर्मेट होता है वो टी शेप में होता है, जैसे हमने यहां पे बनाया ये इस तरीके का। फॉर्मेट में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, क्या होता है, फॉर्मेट कैसे होता है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे।
तो जैसे हम अकाउंट की बात करेंगे, तो अगर हम मानते हैं हमारे बिजनेस में हमारा रेंट एक खर्चा है, एक्सपेंसेस है, सैलरी हमारा एक खर्चा है, राम एक पर्सन है जिससे हमने बिजनेस किया है, ट्रांजेक्शन्स किए हैं, एंट्रीज किए, श्याम है, तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं उनसे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इनके अकाउंट के अंदर रखी जाती है। तो यहां पे आपने समझा कि जो एक अकाउंट होता है उसमें जो एक पर्टिकुलर उसका नेम होता है उससे रिलेवेंट ही सारे ट्रांजैक्शन उसके अंदर रखे जाते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। उससे पहले हम यहां पे आपको सुविधा के लिए यहां से इसको रफ कर देते हैं। अब अगर हम अकाउंट की बात करें तो ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये अकाउंट का फॉर्मेट होता है, पूरा का पूरा ये अकाउंट का फॉर्मेट होता है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि अकाउंट कैसे बनते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिए, आपको यहां पे अगर हम बीच में एक लाइन दें तो इधर आपको डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट आपको दिख रहा है। यहां पे हमने अगर आप देखें तो ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दो साइड आपको दिख रही है। इस साइड की अगर हम बात करें, ये साइड है आपकी डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो साइड है वो आपका है क्रेडिट साइड। यहां भी आपको 4 कॉलम दिख रहे हैं और यहां भी आपको 4 कॉलम दिख रहे हैं जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हैं। ये अकाउंट किसका है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मान लेते हैं राम का अकाउंट है तो हमने यहां पे लिखा राम्स अकाउंट, या मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ये परचेज का अकाउंट है तो हम यहां पे लिखेंगे परचेज अकाउंट। श्याम है तो श्याम का अकाउंट। जो भी जिस भी पर्टिकुलर हेड का ये अकाउंट है यहां पे हम उसकी हेडिंग मेंशन कर देते हैं। जैसा कि हमने बोला अगर हम राम की बात कर रहे हैं तो राम से रिलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शन है वो यहां पे रिफलिंग किए जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब यहां पे अगर हम डेट की बात करें और एक एग्जांपल लेके चलें कि राम जो है उसके साथ हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, उसको हमने कुछ भी सेल किया। ठीक है, अब राम को सेल किया या फिर राम से परचेस किया या राम को कोई भी पेमेंट किया या राम से कोई भी रिसिप्ट हुआ, मतलब रिलेवेंट किसका है, राम से। तो ये जो राम है उसका पूरी की पूरी जो एंट्रीज है वो इस अकाउंट के अंदर मेंशन करनी होगी। यहां तक आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब बात यह आती है कि ये जो डेट है इसमें जो भी पर्टिकुलर डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो यहां पे हम डेट लिखेंगे और जो भी पर्टिकुलर ईयर है उसको हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। मान लेते हैं 2023 की बात है। जब भी यहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन आप मेंशन करेंगे तो आप वर्ड यूज करेंगे टू। हमेशा डेबिट साइड में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप लिखते हैं तो वर्ड यूज करेंगे टू। और अगर कोई ट्रांजैक्शन जैसे 2023 में 6 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन आपने किया है जिसका क्रेडिट साइड है तो यहां पे जो भी ट्रांजैक्शन आप मेंशन करेंगे उसके लिए आपको यूज करना है बाय। डेबिट साइड में हमेशा टू और क्रेडिट साइड में हमेशा बाय के साथ ही आपको ट्रांजैक्शन मेंशन करना है। ये बात समझ में आ गई बच्चों। तो यहां पे आपने एक फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन हमने किया। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो जेएफ है इसको बोलते हैं जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो जिस पेज पे होगा, जिस पेज नंबर पे वो ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम यहां पे मेंशन करते हैं, इसलिए इसको यहां पे बोलते हैं जेएफ। तो यहां पे आपने एक अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में समझ लिया होगा कि ये एक अकाउंट होता है जिस भी पर्सन का हो, किसी भी हेड का हो, उसका हेड डाल के उसका नाम मेंशन करते इस तरह का फॉर्मेट बनाना पड़ता है। अगर मान लो इस तरीके के अकाउंट कोई 10 हैं, राम, श्याम, मोहन, बैंक, एचडीएफसी बैंक, रेंट, मशीनरी, जो भी आपके बिजनेस में आ रहे हैं जिनसे आप इंटरेक्ट हो रहे हैं अकाउंट, उन सबको आपको इसी फॉर्मेट में आपको उसको ओपन करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई इस फॉर्मेट को समझना।
जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहां पे टू के साथ करेंगे, और जब भी ट्रांजैक्शन इस तरफ करेंगे तो हमेशा बाय के साथ करेंगे। बच्चों ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मेट भी आपकी कॉपी में बना लेना है, और ये जो कुछ नोट्स हमने मेंशन किए ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। आगे चलते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हमको ये साइड समझ में आ गया। ड्यूल एस्पेक्ट्स में हमने पढ़ा था कि अगर मेरे साथ कोई ट्रांजैक्शन होता है उसकी दो साइड्स होती है, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। कोई ना कोई अकाउंट जो है वो इफेक्ट करेगा डेबिट एंड क्रेडिट में, लेकिन कैसे इफेक्ट करेगा इसका एक रूल्स तो पता होना चाहिए। तो अब जो हम लेक्चर सीरीज के अंदर जो ये रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा मास्टर रूल्स है। इस मास्टर रूल्स को आप लिखना चाहें लिखें, याद करना चाहें याद कर लें, और प्रैक्टिस के साथ साथ ये रूल्स भी आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं दो तरीके की अप्रोच होती है। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम यहां पे अभी डिस्कशन करने वाले हैं, और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम यूज करते हुए आए हैं, मॉडर्न अप्रोच मोस्टली अब यूज हो रही है, तो हम यहां पे इन दोनों ही अप्रोचेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को पकड़ के चले तो हम ये देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे बनाया जाता है या कैसे उसका यूज किया जाता है। आप देख रहे हैं यहां पे हमने एक स्लाइड बनाई है जिसके अंदर हमने यहां पे लिखा है ट्रेडिशनल, और ट्रेडिशनल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है पर्सनल और एक है इम्पर्सनल। मतलब कि आप जिनसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो दो तरीके के अकाउंट हो सकते हैं। एक तो होता है पर्सनल, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जो आपके ट्रांजैक्शन है वो किसी ना किसी पर्सन के साथ है, पर्सन के साथ। और इम्पर्सनल का मतलब है कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन है जिसमें पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ये इम्पर्सनल है, मतलब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब अगर हम देखें तो पर्सनल अकाउंट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जब भी हम पर्सनल की बात करते हैं तो जितने भी आपके पर्सन से रिलेटेड अकाउंट हैं उनको हम इस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो पर्सन है, जैसे आपने कोई भी माल राम को बेचा, अब आपका दिमाग घूमना चाहिए, राम को बेचा, राम क्या है? राम एक पर्सन है, तो इसका मतलब ये हो गया ये पर्सन की बात हो रही है। अब राम जो पर्सन है, ये जो राम है ये बैठेगा कहां पे, मतलब सेट कहां होगा, नेचुरल में होगा, आर्टिफिशियल में होगा, रिप्रेजेंटेटिव में होगा। आपने ये तो पता लगा लिया राम के साथ हमने इंटरेक्शन किया है, राम के साथ हमने ट्रांजेक्शन किया है, राम के साथ एंट्री बन रही है, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है, और ये बिल्कुल बेसिक में पता होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो, आपकी एंट्री बिल्कुल करेक्ट जाए, उसके इफेक्ट आपको समझ में आए। क्योंकि अभी जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपकी अकाउंटेंसी का लेवल भी धीरे धीरे डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो फिर आपका सब कुछ अकाउंटिंग प्रॉपर बनने वाली है। तो जैसे पर्सन की अगर मैं बात करूं तो जिसमें बात हो रही है नेचुरल पर्सन की, तो नेचुरल पर्सन में कौन आएंगे, राम, श्याम, मोहन, आप और मैं। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल को यहां पे लिखूं तो अगर आपने इंटरेक्शन किया है, आपने अकाउंटिंग की है राम के साथ, श्याम के साथ, मोहन के साथ, जिस पर्सन से आप बात कर पा रहे हो, सीधा इंटरेक्शन कर पा रहे हो, जैसे आप और मैं नेचुरल पर्सन है, अगर वो नेचुरल पर्सन के साथ आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो उस नेचुरल पर्सन को उठा के कहां पे रखेंगे आप, नेचुरल के अंदर। फिर बात आती है ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन के मायने ये होते हैं कि जो पर्सन की तरह ट्रीटमेंट करेगा, लेकिन वो ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई भी फर्म, कोई भी बैंक नेम, ये जो होते हैं ये पर्सन की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इनको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, कृत्रिम। आर्टिफिशियल मींस कृत्रिम कैटेगरी के अंदर।
जैसे आपने बोला मैंने एसबीआई में पैसा जमा करवाया, तो एसबीआई में पैसा जमा कराया तो इसका मतलब है आपने एसबीआई बैंक में जमा कराया। एसबीआई कोई पर्सन नहीं है, वो ठीक है वहां पे कैशियर बैठा हुआ है, वो पर्सन है रामलाल श्यामलाल, लेकिन जो एसबीआई में आपने पैसा जमा कराया वो क्या है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। इसी तरीके से आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, आप अपनी फीस डिपॉजिट कराते हैं, आपके कोई भी सर हैं, जैसे एग्जांपल लें आप मेरी कोचिंग में आए, आपने यहाँ पे पैसा जमा कराया, तो आपने कोचिंग को जमा कराया ना कि मेरे को जमा कराया। इनडायरेक्टली मैं उसमें इन्वॉल्व हूं क्योंकि वो पैसा गया मेरे पास, लेकिन आप बोलेंगे क्या आरओ एजुकेशंस को या आरओ कॉमर्स क्लासेस को या डी कॉमर्स क्लासेस को या डी कंप्यूटर क्लासेस को आपने पैसा जमा करवाया, तो ये जो डी कॉमर्स है ये क्या ट्रीटमेंट जब करेगा तो वो कौन से ट्रीटमेंट करेगा, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट करेगा। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म, इनका जो नेम आ जाएगा वो सब नेम किस में मेंशन किया जाएगा, आर्टिफिशियल के अंदर। अब आता है रिप्रेजेंटेटिव्स। बच्चों नेचुरल समझ में आ गया, आर्टिफिशियल समझ में आ गया, अब आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव। इसके लिए हम इसको पहले स्क्रीन से क्लियर कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब अगर आप समझें, जो रिप्रेजेंट कर रहा है तो रिप्रेजेंट किसको कर रहा होगा, पर्सन को, कोई ना कोई पर्सन को इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब कि प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। अगर हिंदी में हम बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जो किसी ना किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे कैपिटल, अगर हम बात करें कैपिटल, एक अकाउंट है कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या, ये किसी ना किसी पर्सन, किसी ना किसी फर्म, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो पैसा है, तो अल्टीमेटली इसके पीछे कौन है, एक पर्सन ही तो है। मतलब इस कैपिटल के पीछे एक पर्सन हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, ठीक है, एक कंपनी हो सकती है, जो भी हो सकती है। अल्टीमेटली ये अगर पर्सन है तो नेचुरल पर्सन इन्वॉल्व है, कंपनी है, फर्म है तो आर्टिफिशियल पर्सन इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये कैपिटल जो अकाउंट आप यहां पे देख पा रहे हो, ये कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो जाता है। इसी तरीके से आप एक टर्म यूज कर रहे थे ड्राइंग्स, कि अगर मालिक कोई भी पर्सनल उपयोग के लिए कोई चीज निकाल लेता है तो निकाल कौन रहा है, चाहे कंपनी निकाले चाहे मालिक निकाले, अल्टीमेटली इन्वॉल्व कौन है, पर्सन ही तो है। तो ये जो अकाउंट है ये किसमें कैटेगरी में चल जाता है, रिप्रेजेंटेटिव में। इसी तरीके से आपने हमारे लास्ट लेक्चर में 4 टर्म्स देखी थी कैश एंड एक्रूअल बेसिस पे। जैसे हम बात करें कि हमने यहां पे मेंशन किया रेंट। अब रेंट आप पर्सनल नहीं बोल सकते क्योंकि रेंट में कोई पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अगर वो जो 4 टर्म्स है जो हमने डिस्कशन किया था, रेंट आउटस्टैंडिंग, या फिर प्रीपेड रेंट बन जाए या रेंट आउटस्टैंडिंग बन जाए। इन द सेम वे कमीशन, एक्रूड कमीशन, या फिर अनअर्न्ड कमीशन। इस तरीके के अगर ये वर्ड एड ऑन हो जाते हैं, जैसे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, अगर ये सारे जो टर्म्स है अगर ये किसी के साथ भी ऐड होते हैं, आपके एक्सपेंसेस के साथ, आपकी इनकम के साथ, तो ये पर्टिकुलर, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग, क्योंकि रेंट किसी ना किसी का बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो कोई भी फर्म हो सकती है, पर्सन हो सकता है, तो ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग है ये कौन सा हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। अगर प्रीपेड रेंट है तो ये किसी ना किसी को आपने एडवांस दे दिया, ये भी किसके अंदर चल जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। और जैसे एक्रूड कमीशन है, अनअर्न्ड कमीशन है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को इंडिकेट करेंगे। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो आप बोलेंगे, जब इसका क्लासिफिकेशन में बात करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि ये पर्सन है, लेकिन कौन सा पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच में अभी केवल और केवल हमने डिस्कशन किया है पर्सनल अकाउंट का, जिसके अंदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और पर्सन को हमने क्लासिफाइड कर लिया नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। उम्मीद करता हूं कि इतना सेशंस आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं इम्पर्सनल, जिसके अंदर किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता लेकिन हम उनसे कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग खरीदी, आपके पास बिल्डिंग आई। अब ये बिल्डिंग जो है वो पर्सन तो हो नहीं सकता, वो बोलता थोड़ी है, सांस थोड़ी है, उसको टच कर सकते हो आप, उसको छू सकते हो। फर्नीचर आप उसको टच कर सकते हो, तो वो पर्सनल की कैटेगरी में नहीं आ रहा, वो इम्पर्सनल में आ रहा है। और इम्पर्सनल के साथ साथ वो रियल कैटेगरी में आ रहा है। रियल मतलब फर्नीचर को टच कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? फर्नीचर को आप टच कर पाते हो। अगर मैं इस पेन की बात करूं, इस पेन को टच कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? तो अगर आपने पेन लिया तो पेन जो है वो पर्सनल तो हो नहीं सकता, वो कौन सा होगा? इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में भी इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसलिए इसको किस में दिया जाएगा? रियल में। अगर हम बात करें कार, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, ये सब किस में जाएंगे आपके? ये सब रियल अकाउंट में जाएंगे। जिस रूम में आप स्टडी कर रहे हो अभी, उस रूम में जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, वो टेबल जो है वो आप टच कर सकते हो। जो आप पेन ले रखे हो वो टच कर सकते हो। तो वो जो अगर आप प्रैक्टिकल देखें तो वो सब कौन सी कैटेगरी में जाएगा? रियल की कैटेगरी में। ठीक है बच्चों। और जब हम नॉमिनल की बात करें, नॉमिनल है इम्पर्सनल लेकिन नॉमिनल, तो नॉमिनल के मतलब क्या हो गया? नाम मात्र। अगर हम हिंदी में बात करें तो नॉमिनल जो अकाउंट है आपके पास, जो नॉमिनल अकाउंट है वो ये फील करवाता है कि आपको दो चीजें महत्वपूर्ण ये फील कराएगा। या आप ये बोल सकते हो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं और जितने भी आपके इनकम है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस, जितने भी आपके इनकम या गेन, उन सबको आप किस में रखेंगे? आपके इम्पर्सनल मतलब नॉमिनल के अंदर। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं रेंट, रेंट कोई पर्सन नहीं है, रेंट को आप छू नहीं सकते, रेंट को आप टच नहीं, रेंट चलता हुआ थोड़ी दिखता है आपको। तो आप रेंट को जो कैटेगराइज करेंगे वो किस में करेंगे कि वो है इम्पर्सनल लेकिन रियल तो नहीं है। कैश की बात नहीं हो रही बच्चों, यहां पे बिल्कुल क्लियर रखना। मैं बात कर रहा हूं रेंट, मैं बात कर रहा हूं सैलरी, मैं बात कर रहा हूं कमीशन, कैश भूल जाओ। मैं इनकी बात कर रहा हूं सैलरी। सैलरी पर्सनल नहीं हो सकता, सैलरी जो जाएगा इम्पर्सनल, और उसमें भी कौन सा जाएगा? नॉमिनल। क्यों? क्योंकि आपको सैलरी देनी पड़ रही है, और जब आपको सैलरी देनी पड़ रही है तो बिजनेस को एक्सपेंसेस फील हो रहा है, नहीं हो रहा? हमने बोला अगर एक्सपेंसेस फील हो रहा है या आपने कोई लॉस खा गए, वो लॉस भी आपके लिए इम्पर्सनल की तरह काम करेगा। इम्पर्सनल में नॉमिनल की तरह कर, आपने सैलरी दे दी, आपने वेजेस दे दिया, आपने कमीशन दे दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दे दिया, आपने टेलीफोन एक्सपेंसेस दे दिया, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस है। इन दिस सेम वे आपको कोई कमीशन मिल गया, रिसीव्ड कमीशन, आपने कहीं कुछ काम करवाया, आपने सेल करवाया, उसका आपको कमीशन मिल गया, आपने किसी को प्रमोट किया, उसका आपको पैसा मिल गया। तो वो जो आपको इनकम मिल रही है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, वो भी किसकी कैटेगरी में जाएगा? नॉमिनल की कैटेगरी में जाएगा। तो ये बात अपने बिल्कुल दिमाग में आप सेट कर लीजिए। ये क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर ये क्लासिफिकेशन आपका क्लियर है तो आपको एंट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे चले बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर है आपको? इसको आप कॉपी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। अब बात आती है, यहां पे हमने ट्रेडिशनल अप्रोच का टोटली क्लासिफिकेशंस कर लिया। जैसे अगर हम फर्स्ट करें, जैसे मैंने बोला मैंने शाम को माल बेचा, शाम जो है आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए नेचुरल पर्सन है। मैंने आईसीआईसीआई बैंक में पैसा जमा कराया, आईसीआईसीआई बैंक पर्सन है सर, कौन सा? आर्टिफिशियल। मेरी रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो है पर्सनल, लेकिन कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव। मैंने अपने बिजनेस के लिए एसी खरीदा, एसी इम्पर्सनल है, बिल्कुल है। इम्पर्सनल के साथ आपने फाइंड आउट कर लिया ये रियल है क्योंकि हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इसी तरीके से आपने किसी को रेंट पे किया, रेंट, आपने किसी को कमीशन पेड किया, ये सब कौन सी कैटेगराइज में जाएगी? आपके नाम मात्र मतलब कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ये बच्चों बहुत ही ज्यादा क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से आप देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहां पे हमने क्लासीफाइल देखा, अब हम बात करते हैं रूल्स की। गोल्डन रूल्स जिसे कहते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। यहां पे हम जो ये रूल्स की बात करेंगे, ये आपके जो रूल्स है इसको गोल्डन रूल भी बोलते हैं। गोल्डन रूल्स जिसको आपको बिल्कुल याद रखना है, दिमाग में आपको सेट रखना है।
यहां पे आपको दिख रहा है, एक होता है, यहां पे हमने तीनों अकाउंट को यहां पे मेंशन किया है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब आप यहां पे ये तीनों टाइप के अकाउंट को समझ गए होंगे। और ये हमारी टू एस्पेक्ट्स है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो बच्चों ये जो आपके सामने टेबल दिख रही है, ये बिल्कुल आपको हमेशा अपने दिमाग में छापना चाहते हो आप छाप लीजिए, समझना है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जो है ये मास्टर रूल्स है, ये रूल्स आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये याद रख लो बच्चों, ये मास्टर रूल्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे मतलब नहीं भूलेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस रूल्स के बारे में। तो अगर आपके ट्रांजेक्शन में कोई भी पर्सनल इन्वॉल्व है, राम श्याम मोहन इन्वॉल्व है, तो ये रूल्स पकड़ लो, जो डेबिट है वो हमेशा रिसीवर होगा और जो क्रेडिट है उसमें हमेशा क्या आएगा, गिवर आएगा। पाने वाला जो है वो हमेशा डेबिट होगा और देने वाला हमेशा क्रेडिट होगा। पर्सन इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम रियल की बात करें, मतलब कि कार, प्लांट, अगर आपके पास ये कार और प्लांट आप लेके आ रहे हैं तो वो चीज आपके पास आ रही है, वो आपकी जो वस्तु है वो आपके पास आ रही है, तो अगर कोई चीज आ रही है तो उसको आप करेंगे डेबिट। और अगर ये चीज आपसे जा रही है, आपने कोई प्लांट को बेच दिया मान लेते हैं, तो अगर ये चीज बेटा जा रही है तो आप ये समझ लो इसको आपको काय में रखना है, क्रेडिट के अंदर। मास्टर रूल से बेटा बहुत अच्छी तरीके से आप सेट कर लेना। आपको नॉमिनल की अगर हम बात करें तो नॉमिनल के अंदर जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके लॉसेज हैं, उनको हमेशा डेबिट रखना है लाइफ टाइम। जब भी आपसे पूछ ले रेंट पेड, रेंट, तो रेंट पेड आपको एक्सपेंसेस लग रहा है, आप फटाक से उसको बहुत जल्दी से बोलेंगे ये नॉमिनल अकाउंट है, सर ने बताया था। इसी तरीके से अगर रेंट रिसीव्ड है, आपको बिजनेस में रेंट मिला है, तो आप फट से बोलेंगे कि ये नॉमिनल अकाउंट है और क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ऑल इनकम एंड ऑल गेन्स इज द पार्ट ऑफ क्रेडिट साइड। तो जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है इसको आप कॉपी कर लीजिए, कहीं लगा लीजिए। क्लास 11th के बच्चों इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। मैं फिर ये बोल रहा हूं, ये फंडामेंटल बहुत क्लास जो है बहुत ही ज्यादा वैल्यू है आपके अपकमिंग लेक्चर्स के लिए, क्योंकि इसी के ऊपर जर्नल एंट्री बनेगी, जर्नल के ऊपर लेजर बनेगी, लेजर का हम कास्टिंग एंड बैलेंसिंग निकालेंगे तो ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे जाके हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को अच्छी तरीके से देख लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम यही डेबिट क्रेडिट रूल्स को, यही डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को हम मॉडर्न अप्रोच में फॉलो करें, जो आज सबसे ज्यादा यूज हो रही है, जिसका हमें भी उपयोग करना है, जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है आज की अकाउंटिंग सिस्टम में, जो आपको भी इसको देखना है, इसको समझना है, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें मॉडर्न रूल्स अप्रोच की, तो ये क्या कहता है जरा देखते हैं। इसके लिए अगर आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर आपके सामने ये 5 टाइप का क्लासिफिकेशंस दिख रहा है। यहां पे आपको दिख रहा है कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, असेट्स एंड रेवेन्यू, जिसको इनकम भी आप बोल सकते हैं। कैपिटल जो ओनर खुद लगाता है वो कैपिटल होती है, ये हम डिस्कशन कर चुके। लायबिलिटीज मतलब आपके बिजनेस की जिम्मेदारी जो आपको पे करना रहता है। एक्सपेंसेस जो डे टू डे ऑपरेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, डे टू डे वर्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खर्चे होते हैं वो एक्सपेंसेस में जाते हैं। जैसा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, आपकी जो असेट है, जो हमारे एग्जांपल में हमने बता चुके, हमने एक एग्जांपल लिया था वेजिटेबल का, जिसमें एक व्यापारी था, एक बिजनेसमैन था, उसने अपनी एक छोटी सी दुकान लगाई, तो उसके अंदर उसने जो फर्नीचर लगाया वो सब उसकी असेट्स ही तो है बच्चों। तो ये असेट्स की बात हो जाती है। और रेवेन्यू मतलब हो जाता है इनकम, जहां से पैसा आ रहा है। तो मॉडर्न अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे जितने भी अकाउंट्स हैं उनको इन 5 हेड्स के अंदर क्लासिफाइड किया है। जब भी कैपिटल की बात आएगी तो कैपिटल में जाएगा। जितनी भी आपको लायबिलिटीज पे करनी रहेगी, लोन पेड किया आपने, सप्लायर को कुछ पेड कर दिया, क्रेडिटर को कुछ पेड कर दिया, जो भी आपकी लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज के अंदर जाएगी। जितने भी आपके खर्चे हैं, रेंट, कमीशन, ये सब एक्सपेंसेस में जाएंगे। कार, बिल्डिंग, प्लांट सब असेट्स में जाएगा। कोई भी आपको रेंट रिसीव्ड हो रही है, ये सब आपकी रेवेन्यू पॉइंट में जाएगा। यहां पे क्लियर है?
अब इसके भी हम रूल्स देख लेते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच का रूल्स क्या कहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पे हमारे सामने हमने एक टेबल बनाई है, उस टेबल को हम देखेंगे। यहां पे आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि यहां पे हम जो टर्म यूज कर रहे हैं वो इंक्रीज एंड डिक्रीज की कर रहे हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब कम होना। जैसे एक एग्जांपल को लेके चले, ए पर्सन है, इस ए पर्सन ने 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया एज ए कैपिटल अपने बिजनेस में। इसने वापस ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपीज और लगा दिए। तो अगर आप भी देखो तो इसको बोलते हैं कैपिटल। तो पहले भी कैपिटल थी और कैपिटल लग गई। तो यहां पे अगर आप देखो तो कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसे हमेशा क्रेडिट करेंगे, और अगर ये कैपिटल कम होती है, डिक्रीज होती है, तो उस समय उसको डेबिट करेंगे। ये भी रूल्स है। इन द सेम वे अगर कोई लायबिलिटी है कि मान लेते हैं इस आदमी ने बैंक लोन था या बैंक लोन ले लिया 3 लाख रुपए का, तो इस कंडीशन में एक लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई। तो जैसे ही लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट साइड। और जैसे ही लायबिलिटीज आप चुकाते हो, पे करते हो, तो वहां पे आपकी लायबिलिटीज कम होगी ना, तो उसको वहां पे आप क्या करेंगे, डेबिट। तो अगर हम यहां पे बात करें कि कैपिटल लायबिलिटीज को, तो आप यहां पे बिल्कुल समझ लीजिए इनका जो नेचर होता है उस नेचर के अकॉर्डिंग, अगर मैं नेचर की बात करूं तो कैपिटल जो होता है वो मोस्टली क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज भी मोस्टली क्रेडिट होता है। कैपिटल क्रेडिट क्योंकि लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज तो हमेशा क्रेडिट में रहती है। लेकिन ये हमेशा वाला रूल्स आपको फॉलो नहीं करना है, केवल आपको ये याद रखना है बेसिक। अगर इनकी नेचर की बात करें तो ये क्रेडिट होता है, ये क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस जैसे हमने देखा, ट्रेडिशनल में देखा था, डेबिट होता है। असेट जो होती है वो आपकी डेबिट होती है नेचुरली। रेवेन्यू की आप बात करोगे वो आपकी इनकम होती है, इसलिए वो क्रेडिट होती है, क्योंकि आपका नॉमिनल अकाउंट बोलता है जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट होती है। अगर उस क्लासिफिकेशन में देखें, क्योंकि कैपिटल आपकी लायबिलिटीज है, बिजनेस की लायबिलिटीज है कैपिटल, ये बात याद रखिएगा, बिजनेस की, क्योंकि सामने वाले ने पैसा लगाया है आपके बिजनेस में। लायबिलिटीज तो आपको चुकानी है, आपकी जिम्मेदारी है, बिजनेस की जिम्मेदारी है। जब भी हम हमारी बात करें तो मतलब बिजनेस की बात हम कर रहे हैं। इसी तरीके से मान लेते हैं आपने रेंट बिल 15,000 का पेड किया, एक बिल, और एक और बिल आपका 12,000 रुपए का आ गया। इस कंडीशन में आपका जो रेंट है वो इंक्रीज कर गया। तो रेंट जो है वो एक्सपेंसेस है, उसका नेचर डीआर होता है। तो अगर कोई सेम नेचर में इंक्रीज कर रहा है, 15 से 12 हो रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे जैसे मैंने बोला, और अगर वो कम हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। इसी तरीके से आपने एक कार खरीदी 2 लाख रुपए की। अब कार जो होती है वो आपकी क्या होती है, असेट। अगर बिजनेस की असेट जो है वो बढ़ रही है तो डीआर नेचर होता है इसका। तो अगर वो सेम नेचर पे जा रही है, आप इतना समझ लीजिए, सेम नेचर पे जा रही है, वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको डीआर करेंगे, और जो कम हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अगर आपकी कोई भी इनकम इंक्रीज हो रही है तो उससे क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज हो रही है तो उससे डेबिट करेंगे। अगर इसकी हम समरी देखें तो कैपिटल मोस्ट 99.99% लायबिलिटीज में, क्योंकि हम आगे जाके एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं तो वहां पे कुछ एडजस्टमेंट होता है, लेकिन नेचुरली इसका जो बैलेंस है वो कौन सा रहता है, सीआर। एक्सेप्शनल कंडीशन हो सकती है, लेकिन कैपिटल हमेशा सीआर रहेगा, लायबिलिटीज हमेशा सीआर रहेगी, एक्सपेंसेस हमेशा डीआर रहेगा, असेट्स हमेशा डीआर रहेगा, और रेवेन्यू हमेशा सीआर होता है। तो अगर इनके नेचुरल वाइज कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो आप देखो सीआर ही होगा, क्योंकि इसका नेचुरल बैलेंस कौन सा है, सीआर। असेट जो है वो आपकी डीआर है, बढ़ रही है तो वो डीआर ही हो रही है, आप देखो, इंक्रीज तो डेबिट। इन द सेम वे एक्सपेंसेस इंक्रीज तो डेबिट। तो अगर ये नेचर वाइज भी अगर सेम टू सेम नेचर में प्लस हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वही क्रेडिट 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 की क्रेडिट, और कम हो रहे हैं तो रिवर्स हो जाता है। सिंपल सा बात है, कम हो जाता है रिवर्स हो जाता है। प्लस माइनस की बात है, एक प्लस है और प्लस आ गया तो सेम, और अगर प्लस में से एक कम करना है तो माइनस कर देते हैं ना अपन। जैसे 10 प्लस है उसमें से 2 माइनस करना तो 8 बचे रहते हैं। तो सेम डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी है, एक नेचुरल उसका बैलेंस है सीआर। तो अगर वो सीआर आता जाएगा तो वो इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन जैसे इसको कम करना है तो फिर आप क्या कर दोगे, डीआर कर दोगे। तो यहां पे आपने प्लस किया, यहां पे माइनस किया, तो प्लस माइनस के कंसेप्ट क्यों, तो हम डीआर सीआर बोल रहे हैं, सिंपल सी बात। तो ये जो रूल्स है
बच्चों ये बहुत अच्छा रूल्स है, केवल आपको ये देखना है, जिससे मैं बात करूं कार, तो आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आना चाहिए, कार जो है वो पार्ट किसका है, असेट्स का। मैंने बोला आपने सेल्स किया, आपने देख लिया आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। मैंने बोला आपने परचेस किया, आपने देखा यार खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस पार्ट हुआ। मैंने बोला आपने लोन ले लिया, तो ये लायबिलिटीज पार्ट। आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही तो कैपिटल। ये क्लासिफिकेशन अगर आपको आता है तो फिर आपको एंट्रीज बनाने में या फिर उसको प्रॉपर वे में मैनेज करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी बच्चों। ये आप कॉपी कर सकते हैं, यहां पे हम इसको क्लीन कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहां पे हमारे सामने वापस एक अकाउंट आ गया है और एग्जाम्पल के तौर पर हम ये जो अकाउंट है वो ले लेते हैं राम का अकाउंट। और राम के अकाउंट के अंदर हम यहां पे जो सीखेंगे वो सीखेंगे कास्टिंग और बैलेंस, और जिसके लिए हमारा जो एग्जाम्पल है वो डेबिट बैलेंस की बात करेगा। अब ये कास्टिंग क्या है, ये बैलेंस क्या है, ये आपको अभी आप समझ में आ जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। उदाहरण के तौर पर हम जितने भी इसके अंदर फिगर्स भर रहे हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे भर रहे हैं। आपको भी ये नहीं देखना टू किधर जाएगा, बाय किधर जाएगा। जब हम आपको बताएंगे टू एंड बाय तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं कास्टिंग करना, मतलब प्रॉपर वे में यहाँ पे सारे के सारे जो एंट्रीज उनको लाना और उनका बैलेंस कैसे निकालते हैं उसको समझना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद रखना। तो हम क्या चाहते हैं कि आपको ये पता है कि ये जो अकाउंट आपको दिख रहा है ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। हमने आपको बताया था कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है वो 2022 से हो रहा है। 1 जनवरी से हम स्टार्ट मान लेते हैं। हमने मान लेते हैं राम को एक अमाउंट का माल बेचा जिसकी कीमत थी 50,000 रुपये। तो हमने ये एंट्री यहाँ पे कास्टिंग एंट्री पास कर दी, पोस्टिंग कर दी। वापस 2 जनवरी को हमने सेल कर दिया 40,000 रुपीज का। यहां पे जनवरी में सेल करने के बाद 15 मार्च को 2022 को राम ने हमें कुछ कैश दे दिया। अभी ये बाय कैश कैसे आ रहा है, सेल्स कैसे लिखा, उसके बारे में हम नहीं डिस्कशन कर रहे, केवल हम अमाउंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मान लेते हैं उस समय उन्होंने हमको 30,000 रुपये दे दिए। ये मार्च का डिस्कशन हो गया। सारे जो भी पूरे 12 मंथ के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब अकाउंट में हम मेंशन करते हैं, ठीक है। अब अभी उदाहरण के तौर पर हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो जनवरी के, आप ये मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च का हम आपको बता रहे हैं। हम केवल यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना बता रहे हैं। बाकी जनवरी के ट्रांजेक्शन, फिर जनवरी का बैलेंस जो होगा वो फरवरी में जाएगा, फरवरी का बैलेंस मार्च में जाएगा। अभी केवल हम बैलेंस के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके माइंड में सेट हो जाए, या आपको कंफ्यूजन किसी तरह का ना हो तो हम जनवरी ही इंक्लूड कर लेते हैं जिससे कि आपके बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। हम यहां से इसको भी डेट जनवरी मेंशन कर देते हैं। मान लेते हैं 15 जनवरी को इन्होंने हमको 30,000 रुपये पे कर दिए। 16 जनवरी को इन्होंने हमें कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया जिसके लिए हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने इनको बेचा था तो इन्होंने रिटर्न कर दिया। और रिटर्न कर दिया मान लेते हैं 10,000 रुपये। अब राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो हमने यहाँ पे मान लेते हैं जनवरी के सारे ट्रांजेक्शन जितने हो सकते हैं, इनसे रिलेवेंट जितने भी ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे लिखे। अब बच्चों यहाँ पे देखो अमाउंट के ये साइड वाले जो अमाउंट की मैं बात करूंगा ये इंडिकेट करेगा डीआर साइड को, और ये जो अमाउंट की मैं बात कर रहा हूं ये इंडिकेट करेगा आपके सीआर साइड को, ठीक है बच्चे। अब अगर आप देखो रफली तो आपका जो डेबिट साइड ये वाला जो साइड है इसका आप रफली टोटल करोगे तो आपके डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 90,000।
और वहीं आपके क्रेडिट की तरफ अगर आप इसका टोटल करते हो, रफली आपने टोटल किया तो ये हो गया 40,000। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको बैलेंसेस निकालना है तो यहां पे आपने जनवरी के, क्योंकि आपको दो यहां पे दिख रहा है 90 एंड 40, तो आप यहां पे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बैलेंस बड़ा है, तो यहां पे आपको कौन सा बैलेंस बड़ा दिख रहा है 90, तो आप यहां पे 90,000 लिख दीजिए। इसी तरीके से यहां भी आप 90,000 लिख दीजिए, क्योंकि जो बड़ा बैलेंस है वो यहां पे लिखना है लास्ट में 90,000। अब ये जो 50 40 करते हो तो 90 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन 30 और 10 करके तो 90 नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ये साइड जो है, डेबिट साइड जो है वो बहुत बड़ा है, उसका जो वैल्यूएशन पार्ट है, वैल्यू जो पार्ट है वो बहुत बड़ी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमको यहां पे बैलेंस निकालना है 31 जनवरी को लास्ट में, क्योंकि जनवरी के एंड में हमको बैलेंस निकालना होता है। जो बैलेंस आता है फिर फरवरी में चल जाता है 1 फरवरी को, फिर फरवरी के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो लिखते हैं, फिर उसका एक बैलेंस आता है जिससे कि वो कैरी ऑन होता रहता है बैलेंसेस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस, कैरेट डाउन, क्योंकि ये बैलेंस आगे लेके जाएगा। सीडी मतलब होता है कैरेट डाउन, राइट है, ब्रॉट डाउन बीडी। तो यहां पे सीडी की अगर हम बात करें तो यहां पे अगर हम इसको मैच कराने की कोशिश करें तो आप देख रहे होंगे 40,000 का तो ट्रांजेक्शन यहां पे हुआ है ओनली, यहां पे ओनली और ओनली 40,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो इस बेसिस के ऊपर आपका जो 90,000 है उसमें से जब 40,000 आप निकाल देते हो तो 40,000 निकालने के बाद आपके पास जो फिगर रहता है वो रहता है 50,000 का। तो यहां पे आप लिखेंगे 50,000 आप यहां पे मेंशन करेंगे, और ये जो 50,000 है यही आपका क्या निकल के आएगा, बैलेंस। अब होता क्या है, यहां पे कोई भी बैलेंस निकला है उस बैलेंस को हम यहां पे मेंशन करते हैं। तो इसके लिए हमारा अकाउंट थोड़ा छोटा हो रहा है, हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। तो यहां पे आ जाती है आपकी 1 फरवरी, और यहां पे आप इस बैलेंस को लेके आते हो 2 के साथ, 2 बैलेंस। देखो यहां पे सीडी था तो यहां पे आएगा आपका बीडी, ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस यहां पे आ जाता है 50,000। तो यहां पे आपने क्या किया, आपने यहां पे बैलेंस निकाल लिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं बताइए 50,000 का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है, तो आप क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। उसका बैलेंस कौन सा हो जाएगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। हमने यहां पे आपको बैलेंस निकालना बताया, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमने यहां पे जो बैलेंस निकाला, आपने देखा कि डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो आपने यहां पे बताया 50,000 रुपीज डेबिट बैलेंस आ गया 1 फरवरी को। मैंने आपसे पूछा 1 फरवरी को राम का क्या स्टेटस है, आपने बोला सर इसका डेबिट बैलेंस स्टैंड बाय कर रहा है, क्योंकि राम जो है, शाम जो है, जो फर्म है वो पर्सनल अकाउंट है। वो पर्सनल की आइडेंटिफिकेशन दो चीजों से बिजनेस में की जा सकती है, या तो वो डेटर होगा या वो क्रेडिटर होगा, है दोनों। एक जो अगर आप डेटर की बात करो तो वो आपकी तरह असेट्स की तरह काम करता है, क्योंकि वो 2-3 महीने में पेमेंट कर देगा, इसलिए उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। तो यहां पे जब राम का डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस अगर किसी पर्सन का आ रहा है, तो आप ये मान के चलो वो आपके बिजनेस के लिए डेटर है। डेटर मींस वो आपको पैसा देगा। तो कितने रुपए का बैलेंस के साथ खड़ा है वो, 50,000 रुपए के साथ। इसी तरीके से अगर किसी का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है, सर क्रेडिट कैसे बैलेंस आ सकता है, ऑब्वियसली बात है ये जो साइड है वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जो आपका डीआर साइड है, जो डीआर का टोटल है वो तो आ जाए 40,000, और आपका जो सीआर का टोटल है वो आ जाए 90,000। तो इस कंडीशन में आप खुद समझ पा रहे हैं कि जो बैलेंस है वो ज्यादा क्रेडिट साइड का है। तो उसको कैसे राइट ऑफ करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, लेकिन यहां पे इस कंडीशन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि आपने बोला कि जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो आपका डेबिट आ रहा है, और क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट जो आपको हमने बताया वो भी राम है, वो डेटर है, और डेटर जो है वो क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, अभी इससे पहले मॉडर्न अप्रोच में हमने देखा असेट करंट असेट है, और या अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच में चलते हो तो जो राम है वो पर्सन है। तो दोनों अप्रोचेस में अगर अपन देखें तो बिल्कुल सही सेट हो रहा है कि ये 50,000 रुपीज से डेटर है, हमको पैसा देने वाला है। एक और एग्जांपल सेट करते हैं और इसमें हम बात करते हैं क्रेडिट बैलेंस की। और यहां पे हम मान लेते हैं, हम यहां पे बनाते हैं कोई भी बैंक का लोन अकाउंट बना लेते हैं, या किसी भी पर्सन का अकाउंट बना लेते हैं। मान लो आपका
राहुल का अकाउंट हम बनाते हैं। अब राहुल का जब हम अकाउंट बना रहे हैं तो मान लेते हैं 2022 में हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं 1 मार्च का। हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय परचेज। हमने आपको पहले भी बोला हम यहाँ पे बाय परचेज क्यों लिख रहे हैं, ये सब आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पे परचेज ही क्यों लिखा। मान लेते हैं 1 लाख रुपए का परचेज हमने किया इस भाई साहब से। फिर हमने 5 मार्च को एक और परचेज हमने कर लिया 50,000 का। 2022 में 10 मार्च को हमने यहाँ पे इसको पेमेंट कर दिया। हमने इसको रिटर्न कर दिया 12 मार्च को। हमने इससे कुछ खरीदा था तो हमने यहाँ पे इसको परचेज रिटर्न कर दिया। मान लेते हैं 20,000 रुपीज का। अब 31 मार्च आ गई और हमें इसका बैलेंस निकालना है। तो आप जरा देखिए, जो हमारी अप्रोच है उसको देखिए। आपने सारे मार्च से रिलेवेंट ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में कर दिए मार्च के। इस अकाउंट में जनवरी से लेकर जितना भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, अगर अप्रैल से मार्च है तो अप्रैल से लेकर मार्च तक सारे बैलेंसेस निकलते चले जाएंगे, लास्ट में इसका बैलेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस अकाउंट की बात करें तो इसके बैलेंस कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो टोटल है, आपने यहाँ पे देखा कि जो राहुल है, राहुल का जो डीआर साइड का बैलेंस है वो आ रहा है 50,000। वहीं इसका सीआर जो बैलेंस है आपने रफली करके देखा वो आ रहा है 1,50,000। तो बच्चों दोनों में सबसे बड़ा बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। तो अल्टीमेटली ये जो टोटल है ये 150 यहां लिख देंगे और यहां एक लाइन और खींच के यहां भी हम कर देंगे 150। अब यहां पे देख पा रहे हो कि आपका ये जो क्रेडिट साइड है ये बड़ा है, बड़ा है। तो जो बड़ा है उसी का बैलेंस हम यहां पे रख देते हैं। अब ये वाला जो साइड है ये तो ट्रू है, लेकिन ये साइड में ये तो डिफरेंस आ गया। तो कितना डिफरेंस आ गया? तो 58 जाता है, तो 1 लाख रुपीज का यहां पे आपको डिफरेंस दिख रहा है। और ये 1 लाख रुपीज ही 31 मार्च का टू बैलेंस है, कैरिड डाउन। ये जो है वो 1 लाख रुपए का बैलेंस है। और जब नेक्स्ट टाइम आप इसको ट्रांसफर करेंगे अप्रैल के अंदर, मान लेते हैं हम यहां पे लेके जाएंगे 1 अप्रैल में, तो आप इस बैलेंस को यहां पे लेके आएंगे बाय के साथ, बाय बैलेंस 1 लाख रुपीज। तो अगर हम आपसे पूछे बताइए फाइनल क्या रिजल्ट आएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि जो राहुल है उसका फाइनल जो बैलेंस है वो है क्रेडिट, क्योंकि इसका जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है। तो आपने यहां पे इसका बैलेंस देखो यहां पे आ रहा है, जैसे उससे पहले वाले एग्जांपल में बैलेंस वहां जा रहा था। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट आ रहा है। और क्योंकि ये पर्सन है वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए एक तरह की करंट लायबिलिटीज है, क्योंकि ये आपसे पैसा मांगने वाला है। ये आपका क्रेडिटर है। और कितने रुपए से पैसा मांगने वाला है आपसे? 1 लाख रुपए से। आप इसको यहां भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने इससे परचेस किया 1,50,000 रुपीज का, आपने इसको इतना पेमेंट किया और इतना माल रिटर्न किया, तो जो बचा रह गया वही तो आपको पेमेंट करना है। तो वो क्या हो जाता है? आपका क्रेडिटर। तो यहां पे जो भी अकाउंट हम बनाएंगे उसी से रिलेवेंट जितना भी डेटा यहां पे हम इसको एंट्री करेंगे और उसके बाद इस तरीके से बैलेंस निकालेंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो यहां पे जो हमने कवर कर लिया, यहां पे जो आज के डे में जो हमने लेक्चर कवर किया है उसके अंदर एक तो रूल्स की बात कर ली और उसके साथ साथ हमने यहां पे अकाउंट के बैलेंसेस कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम जो डिस्कशन करेंगे, जितना भी आपने सेशन देखा, आपकी नॉलेज को हम टेस्टिंग करने के लिए आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं जिसका हम डिस्कशन आगे करेंगे, या इसका आंसर आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। तो यहां पे हम आपके नॉलेज को देख रहे हैं। जो हमने अप्रोच देखी पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, उसके लिए हमने यहां पे आपको कुछ अकाउंट्स दे दिए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, पहले एक एग्जांपल को मैं बता रहा हूं। जैसे ये अकाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग, आपको इन तीनों में से क्लासिफाइड करना है कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है।
तो आपने देखा लैंड एंड बिल्डिंग, एग्जाम्पल के तौर पे एक ही बार बता रहा हूँ, बाकी आपका घर का होमवर्क है, HW है, आपको निकालना है। हमारे टेलीग्राम के अंदर जो ग्रुप है डी कॉमर्स क्लासेस का, उसको आप ज्वाइन कर लो, उसमें आंसर शीट आएगी, आप वहां पे अपना मैच कर सकते हैं। बच्चों मेरे साथ प्रैक्टिकल जरूर कीजिए, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतने ही आप स्ट्रांग बन जाएंगे अकाउंटेंसी के अंदर, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे आप अपने जितना आपने समझा है उसके हिसाब से आप देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग इम्पर्सनल है, इसको आप टच कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इससे आपको इन सब का क्लासिफिकेशन निकालना है। आप चाहें तो इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आपको जो मॉडर्न अप्रोच है उसको फॉलो करना है, और मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे आपको देखना है असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस कि कौन किसके अंदर जा रहा है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अगर अपन देखें सैलरी की बात करें, तो सैलरी जो है, एक और चीज हम आपको बता दें कि यहां पे अगर मैंने रेंट लिखा है या यहां पे मैंने सैलरी लिखी है, तो अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है, सर ये रेंट मिला है आपको या आपने पे किया है। तो जब तक क्लियर मेंशन ना हो रिसीव्ड, तो आप हमेशा मानेंगे कि ये आपका एक्सपेंसेस ही होगा। जब तक मेंशन नहीं है तो आप ये मान लेंगे ये आपका, अगर मैं यहां पे लिख दूं रेंट, तो आप मानेंगे कि आपको पैसा मिला है, अदरवाइज इस कंडीशन में आप इसको एक्सपेंसेस मानेंगे। तो यहां पे सैलरी अगर आप देख रहे हैं तो कौन सी क्लासिफिकेशन में जाएगी, एक्सपेंसेस क्लासिफिकेशन में। तो इसका भी आपको ये क्लासिफिकेशन करना है और मैच करना है, प्रॉपर वे में मैच करना है, जिससे कि आपकी कोई भी एरर ना रहे, और ये जो कंसेप्ट है आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाए कि ये जो कंसेप्ट है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर ये समझ में आ जाता है तो जो भी आपकी बुक्स है, चाहे आप DK गोयल ले रहे हो, SP शर्मा ले रहे हो, जो भी आप बुक्स उपयोग करते हैं, उस बुक से उसके जो क्वेश्चंस है उनको आप निकालिए, जिससे आपके बिल्कुल कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों आज का जो वीडियो सेशंस था, जो आपका लेक्चर था, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो बिल्कुल क्लियर, जो उनको बेसिक फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर करना है, वो मेरे इस वीडियो सीरीज को देख सकते हैं। और बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर करेंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ। मेरा जो टाइम है वो आपके लिए देने वाला हूँ। ऑफलाइन के साथ साथ भी मैं ऑनलाइन ये क्लासेस दे रहा हूँ। तो प्लीज़ जितने ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करेंगे और मुझे दिखेगा इसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, तो मैं ज़रूर पूरा का पूरा इन डेप्थ आपको सारे के सारे वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा क्लास 11th की अकाउंटेंसी को लेकर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में, या फिर डी कॉमर्स का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके भी आप ये कमेंट कर सकते हो। पूरी हेल्प आपकी हम करेंगे। हाँ बच्चों, बस एक बात जरूर रखना, बहुत मेहनत करना है, टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि अब आपका एग्जाम आने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाला है, तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने ही। थैंक यू, बाय बाय।